इमेजिन अ फुटबॉल क्लब इन 2026 जहां दुनिया के सारे क्लब पूरी दुनिया भर से बेस्ट प्लेयर्स अपने टीम में लाना चाहते हैं। वहां पे ये क्लब कहता है हम सिर्फ अपनी जमीन के बच्चों पे ही ट्रस्ट करेंगे। ये कोई मार्केटिंग स्लोगन या फिर नॉस्टैल्जिया प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जिंदा एक्सपेरिमेंट है और इस क्लब का नाम है एथलेटिक क्लब। और एथलेटिक को समझना फुटबॉल को एक बहुत अलग नजरिए से देखना है। इस मॉडर्न दुनिया में जहां पे फुटबॉल के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं, एथलेटिक माइट जस्ट बी द लास्ट फ्रंटियर ऑफ लोकल आइडेंटिटी। एथलेटिक क्लब या एथलेटिक बिल्बाओ की कहानी ट्रॉफी से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है आइडेंटिटी से। लेट 1800s नॉर्दर्न स्पेन का एक शहर बिल्बाओ एक इंडस्ट्रियल शहर था। शिपयार्ड्स, स्टील फैक्ट्रीज, ब्रिटिश वर्कर्स और पोर्ट सिटीज का पूरा हसल बसल था यहाँ पे। ब्रिटिश सेलर्स और वर्कर्स अपने साथ एक नया गेम लेके इस रीजन में आए। वो गेम ऑफ कोर्स था फुटबॉल। बास्क रीजन, और बास्क रीजन कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेन को बास्क रीजन कहा जाता है। वहां के यूथ ने, वहां के यंग लोगों ने इस गेम को पूरी तरह से अपना लिया और 1898 में फाइनली एथलेटिक क्लब या एथलेटिक बिल्बाओ का जन्म होता है। शुरू से ही इस क्लब का एक क्लियर नेचर था, फिजिकल, डायरेक्ट, कलेक्टिव। ये कोई एरिस्टोक्रेटिक यानी कि पैसे वाले लोगों का क्लब नहीं था, ये एक वर्किंग क्लास सिटी का वर्किंग क्लास क्लब था। शहर के लोग ऑफ कोर्स दिन में अपना काम खत्म करने के बाद शाम को आके टीम के मैचेस देखा करते थे और उसकी वजह से क्लब फुटबॉल क्लब होने के साथ साथ लोगों की पहचान भी बन गया। बिल्बाओ शहर के साथ एथलेटिक क्लब की आइडेंटिटी ब्लेंड हो गई। बिल्बाओ का गुस्सा, बिल्बाओ का प्राइड, बिल्बाओ का स्ट्रगल, सब कुछ पिच पे दिखने लग गया। एथलेटिक क्लब का सबसे फेमस रूल आज सबको पता है और सुनने में काफी सिंपल लगता है। क्लब सिर्फ उन प्लेयर्स को साइन करेगा जिनका जन्म बास्क रीजन में हुआ हो या फिर वो प्लेयर जिन्होंने अपनी फुटबॉल की इनिशियल ट्रेनिंग बास्क रीजन में ली हो। लेकिन ये रूल एक दिन अचानक किसी बोर्ड रूम मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ था। ये पॉलिसी किसी मार्केटिंग ब्रेनस्टॉर्म का रिजल्ट नहीं थी, ये था एक स्लो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। 20th सेंचुरी के शुरुआत में जब एथलेटिक क्लब नया फॉर्म हुआ था तो फुटबॉल स्पेन में एक प्रोफेशनल बिजनेस अभी तक बना नहीं था। स्काउटिंग नेटवर्क्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ट्रैवल काफी महंगा था और उसकी वजह से प्लेयर्स मोस्टली लोकल हुआ करते थे। और यहाँ पे ये बोलना जरूरी है कि इस समय सिर्फ एथलेटिक क्लब नहीं, बाकी के क्लब्स जो दूसरे रीजन्स में भी थे स्पेन में, उन्होंने भी शुरुआत में लोकल प्लेयर्स के थ्रू ही टीम बनाई थी। शुरुआत में इस चीज को प्रैक्टिकलिटी वाला एक सॉल्यूशन बोला जा सकता है, लेकिन आगे चल के यही चीज एथलेटिक क्लब की आइडियोलॉजी बन गई। जब स्पेन के बाकी शहर अपनी टीम को नेशनल बनाने लग गए, मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया जैसे क्लब्स ने पूरे कंट्री से प्लेयर लाने शुरू कर दिए, वहीं पे एथलेटिक क्लब ने चुना एक बिल्कुल अलग रास्ता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिल्बाओ एक इंडस्ट्रियल बेस्ड वर्किंग क्लास सिटी थी और यहाँ के लोग अपनी लेबर आइडेंटिटी पे काफी ज्यादा गर्व किया करते थे। शिपयार्ड वर्कर्स, स्टील फैक्ट्री वर्कर्स, माइनर्स, उनके लिए क्लब का मतलब एंटरटेनमेंट से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था। उनके लिए एथलेटिक क्लब का मतलब था ये हम हैं, ये हमारी पहचान है। और जब आप किसी चीज को अपनी पहचान बना लेते हो तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि आप उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। 1930s और 40s के आसपास ये आइडिया काफी क्रिस्टल क्लियर होने लग गया कि एथलेटिक क्लब बास्क आइडेंटिटी के अराउंड ही अपनी क्लब को बिल्ड करेंगे। इसका मतलब जेनोफोबिया नहीं था, इसका मतलब कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, इसका सिंपल सा मतलब था और वो था प्रेजर्वेशन। और ये ऑफ कोर्स एक ऐसा वक्त था जहां स्पेन में जनरल फ्रैंको का राज था और वो पूरे स्पेन को यूनिफाई करना चाहते थे। इसको हमने अपने बार्सिलोना की हिस्ट्री वीडियो में रेफर किया है, वो वीडियो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। खैर, कहानी पे वापस आते हैं और बास्क रीजन की बात करते हैं। और स्पेन ऑफ कोर्स एक ऑटोनोमस रीजन से बनी हुई एक कंट्री है, तो बास्क रीजन एक छोटा सा रीजन था जिनकी अपनी खुद की हिस्ट्री थी, खुद का कल्चर था और खुद की लैंग्वेज थी। और एक ऐसे माहौल में जहां पे सेंट्रलाइजेशन का एलिमेंट काफी स्ट्रांग होता जा रहा था, वहां पे वो अपनी आइडेंटिटी को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और वहां के लोगों ने एक फुटबॉल क्लब को इस पूरे मूवमेंट का एक एंकर बना दिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस पॉलिसी का मतलब ये नहीं था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, बल्कि इसका ये मतलब था कि हम जीते या हारे, हम अपने तरीके से ही फुटबॉल क्लब को चलाएंगे और हम अपने तरीके से ही फुटबॉल खेलेंगे। और यही पॉइंट एथलेटिक क्लब को बाकी बहुत सारे फुटबॉल क्लब से बिल्कुल अलग करता है। और ये आइडेंटिटी ऑफ कोर्स जैसा आप समझ सकते हो काफी रोमांटिक है, लेकिन ये आइडेंटिटी रोमांस के साथ साथ एक और चीज लेके आई और वो था कॉन्फ्लिक्ट।
Why limit yourself? Why not buy that excellent foreign striker? Why should you handicap your own club? 1950s से ही और आज भी ये डिबेट कंप्लीटली बंद नहीं हुई है। स्पेनिश मीडिया अक्सर ये सवाल उठाता रहता है कि क्या एथलेटिक क्लब अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने क्लब को वीक बना रहा है और अपने आप को अननेसेसरीली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और जहां तक बेयर बोन सच्चाई की बात की जाए तो सच तो ये जरूर है कि कभी कभी इस पॉलिसी की वजह से एथलेटिक क्लब हर्ट भी हुआ है। इंजरीज के टाइम पे स्क्वाड डेप्थ कम होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोफाइल अगर आप क्रिएट नहीं कर पाए तो वो आपकी टीम में अवेलेबल ही नहीं होते हैं और कंपटीशन के कंपैरिजन में ऑप्शंस हमेशा कम होते हैं। और मॉडर्न फुटबॉल में हर क्लब को कहीं ना कहीं अडेप्ट करना पड़ता है और यही चीज एथलेटिक क्लब ने भी की। टाइम के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन डेवलप हुआ। जैसे अगर कोई प्लेयर बास्क रीजन के बाहर पैदा हुआ हो लेकिन बचपन से बास्क अकेडमीज के अंदर ट्रेन किया हो तो उसे बास्क ट्रेन्ड स्टेटस दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर कंट्रोवर्सीज नहीं हुई हैं। प्योरिस्ट्स आज भी कहते हैं कि प्योर बास्क प्लेयर उन्हें चाहिए, यानी कि बास्क एकेडमी में ट्रेंड ही नहीं, ऐसे प्लेयर चाहिए जो बास्क रीजन में ही पैदा हुए हो। वहीं पे प्रैग्मेटिस्ट यानी कि प्रैक्टिकल लोगों का कहना यह है कि बास्क आइडेंटिटी उनके फुटबॉल में दिखनी चाहिए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं। एथलेटिक क्लब के अंदर यह डिबेट हमेशा से अलाइव रही है और शायद कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है ये डिबेट उसको अलाइव रखने में काफी हेल्प करती है। और जहां तक इस पॉलिसी के साथ स्टिक करने का सवाल आता है तो ये अकेला रोड ब्लॉक नहीं था। 1990s में एक और रोड ब्लॉक आता है और वो था फुटबॉल का कमर्शियल एक्सपेंशन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 1990s के बाद फुटबॉल एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। 1990s के बाद टीवी मनी काफी एक्सप्लोड हुआ, चैंपियंस लीग वेल्थ काफी बढ़ गई और ट्रांसफर फीस ग्लोबली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रांसफर फी और पूरे ट्रांसफर के कहानी के ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 1990s के बाद से एथलेटिक क्लब का मॉडल सबको इकोनॉमिकली काफी स्ट्रेंज लगने लग गया। जब कोई दूसरा क्लब 100 मिलियन का स्ट्राइकर डायरेक्टली जाके मार्केट में खरीद सकता था तो एथलेटिक क्लब को यहाँ पे ये सोचना पड़ता था इस प्रोफाइल का बास्क प्लेयर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और इस स्टेज पे यानी कि 1990s में बहुत सारे क्लब्स ने अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस की ताकि वो सरवाइव कर सके, लेकिन एथलेटिक क्लब ने यहाँ पे एक बार फिर से डिसाइड किया वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। और यहीं से उनका रूल एक ट्रेडिशन से ज्यादा एक मोरल स्टेटमेंट बन गया एंड दैट स्टेटमेंट वाज वी रिफ्यूज टू बिकम लाइक एवरीबॉडी एल्स। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एथलेटिक क्लब मॉडर्न टूल्स को यूज नहीं करता। एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स साइंस, डेटा मॉडलिंग, ये सारी चीजें एथलेटिक क्लब बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, लेकिन रिक्रूटमेंट का गेट आज भी वही है। और उसी वजह से एथलेटिक क्लब के फैंस अपने प्लेयर्स को एसेट्स नहीं कहते हैं, वो कहते हैं आवर बॉयज। जब कोई लिजामा ग्रेजुएट यानी कि एथलेटिक की ट्रेनिंग एकेडमी का ग्रेजुएट डेब्यू करता है तो आपको वो मोमेंट जरूर देखना चाहिए। ऐसा लगता है कि एक पूरी फैमिली अपने किसी फैमिली मेंबर को स्टेज पे जाते हुए सेलिब्रेट करते हुए देख रही है। और एथलेटिक क्लब की कैंटेरा पॉलिसी यानी कि सिर्फ बास्क प्लेयर को साइन करने की जो पॉलिसी है वो इतनी पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि एक फुटबॉल रूल है, ये एक कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट है क्लब और कम्युनिटी के बीच में। क्लब प्रॉमिस करता है हम अपने लोकल बच्चों को चांस देंगे और कम्युनिटी उनको प्रॉमिस करती है जीत हो या हार हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और मॉडर्न फुटबॉल में जहां पे लॉयल्टी एक सबसे ज्यादा रेयर करेंसी बन चुकी है, इस तरह की लॉयल्टी इज अनहर्ड ऑफ। ये पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एथलेटिक क्लब को एक यूनिक क्लब बनाता है। बिलबाओ शहर के बाहर ग्रीन हिल्स के पास एक ऐसी जगह है जिसका नाम बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं है, लिजामा। कोई नियॉन लाइट्स नहीं लगी है, कोई सुपरस्टार की स्टैचूज नहीं है, कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर एथलेटिक क्लब एक इंसान होता तो लिजामा होता उसका दिल। लिजामा का आइडिया काफी सिंपल है लेकिन सेम टाइम पे काफी रेडिकल है। हम फुटबॉलर्स खरीदेंगे नहीं, हम फुटबॉलर्स बनाएंगे। और बनाएंगे का मतलब सिर्फ टेक्निक नहीं है। इस एकेडमी का गोल सिर्फ अगला विंगर, अगला स्ट्राइकर, अगला सेंटर बैक बनाना नहीं होता है। इस एकेडमी का गोल है अगला एथलेटिक प्लेयर बनाना। अब इसका मतलब क्या है, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मॉडर्न फुटबॉल में मोस्ट फुटबॉल एकेडमीज टैलेंट को हंट करती है, लिजामा टैलेंट को ग्रो करता है। मोस्ट एकेडमी स्किल को प्रायोरिटी देती है, लेकिन लिजामा में प्रायोरिटी दी जाती है कैरेक्टर को। बच्चे जब लिजामा एंटर करते हैं तो उनके जहन में, उनकी फिलॉसफी में एक चीज शुरू से ही ड्रिल कर दी जाती है, तुम फ्यूचर स्टार नहीं हो और फ्यूचर स्टार बनने से पहले तुम सर्वेंट हो, क्लब के सर्वेंट। ये लैंग्वेज थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है लेकिन इसका मकसद एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम्हारा रोल सिर्फ अपना करियर बनाना नहीं है, तुम्हारा रोल एक ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करना भी है। इसलिए
लेजामा में फुटबॉल और एजुकेशन पैरेलल ट्रैक्स पे चलते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ प्लान्स बनाते हैं। क्लब जानबूझ के डेलिबरेटली सिर्फ ऐसे बच्चों को नहीं चुनता जो बहुत अच्छे फुटबॉलर हों, बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स को चुनता है जो प्रेशर के साथ सर्वाइव कर सके। क्योंकि जब आप एथलेटिक क्लब के लिए एक मैच खेलते हो तो आप सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं खेल रहे होते हो, आप बिलबाओ शहर के लिए, अपने शहर के लिए, उनकी जमीन, उनकी पहचान के लिए लड़ रहे होते हो। लेजामा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोचिंग सिर्फ टैक्टिक्स तक लिमिटेड नहीं होती है। कोचेस यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं कब प्रेस करना है, कब होल्ड करना है, कब रिस्क लेना है, कब फाउल करना है, लेकिन उसके साथ साथ उनको यह भी सिखाया जाता है रेफरीज के साथ कैसे बात करनी है और ऑपोजिशन के सामने कंपेटिटिव रहते हुए भी उनको रिस्पेक्ट कैसे दिखानी है, और टीममेट से अगर गलती हो भी जाए तो उसे पब्लिक में कैसे कवर अप करते हैं। और जब ये हैबिट्स बचपन से आपके अंदर ड्रिल की जाए तो टीनेज ईयर्स आते आते ये आपके कैरेक्टर का एक पार्ट बन जाती है। और जब एक लेजामा ग्रेजुएट फर्स्ट टीम में आता है तो उसको एथलेटिक कल्चर के साथ अडेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उस कल्चर में ही पला बड़ा होता है। और इसलिए एथलेटिक क्लब में ड्रेसिंग रूम प्रॉब्लम्स बाकी क्लब्स के कंपैरिजन में बिल्कुल कम होती है। ईगोस कम होते हैं, क्लीक कल्चर कम होता है। क्लीक कल्चर का मतलब छोटे छोटे सब ग्रुप्स बन जाना, वो नहीं होता है। और स्टार वर्सेस स्क्वाड जो मॉडर्न फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, वो भी काफी कम होता है। सबको पता है इस क्लब में सबसे बड़ा स्टार है द बैज, द क्रेस्ट कम्स बिफोर एवरीबॉडी एल्स। और ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि लेजामा का सिस्टम क्विक सक्सेस के लिए नहीं बना है, ये पूरा सिस्टम ही लॉन्ग टर्म पेशेंस के अराउंड डिजाइन किया हुआ है। कभी कभी एथलेटिक क्लब में आपको 3-4 साल तक कोई सुपरस्टार लेवल या उसके आसपास का टैलेंट भी नहीं दिखेगा, लेकिन क्लब जानता है कि अगर सिस्टम सही है तो आउटपुट इवेंचुअली आ ही जाएगा, और जब ये आता है तो वो आउटपुट 100% ऑथेंटिक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अप्रोच के डाउनसाइड्स नहीं है, नेगेटिव्स नहीं है। कभी कभी इस अप्रोच की वजह से एक पूरी जनरेशन वीक हो जाती है और कुछ की पोजीशंस पे आपको एक वाइड टैलेंट गैप भी दिखता है। अक्सर और इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद हमेशा बाकी क्लब्स, उनके क्लब में जब भी क्राइसिस होती है तो वो बाहर जाके ट्रांसफर मार्केट में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एथलेटिक क्लब को इन सिचुएशंस में भी अपने सिस्टम के अंदर रह के ही सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, और इसकी वजह से लेजामा को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ता है। ट्रेनिंग मेथड्स अपडेट होते हैं, स्पोर्ट्स साइंस को इंटीग्रेट किया जाता है, इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम स्ट्रांग होते हैं, डेटा ट्रैकिंग यूज की जाती है, लेकिन एक चीज इंटेंशनली सेम रहती है और वो है फिलॉसफी। टैलेंट हम बाहर से नहीं लाएंगे, टैलेंट हम घर के अंदर ही बिल्ड करेंगे। और जहां तक इंपैक्ट की बात की जाए तो लेजामा का इंपैक्ट सिर्फ प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं है। लेजामा के इस पॉलिसी की वजह से फैंस के बीच में भी पेशेंस काफी ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि ही इज आवर बॉय, ये हमारा लड़का है, तो अगर वो फेल भी करेगा तो उसके साथ पेशेंस ज्यादा दिखाया जाएगा। और ये मॉडर्न फुटबॉल में एक बहुत ज्यादा रेयर चीज बन चुकी है। मॉडर्न फुटबॉल में ज्यादातर क्लब्स में यूथ को स्पेस नहीं मिलता, और इसलिए आप ये चीज काफी ज्यादा होते हुए देखेंगे कि यंग प्लेयर्स क्लब्स को काफी जल्दी छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ फैंस की भी एक्सपेक्टेशन काफी हाई हो चुकी है। लेकिन एथलेटिक क्लब में यूथ को जजमेंट की जगह मिलता है शेल्टर। और जैसा कि सब जानते हैं कि हर कहानी में एक विलन का होना जरूरी है हीरो के इमर्ज करने के लिए, और एथलेटिक क्लब की कहानी में भी उनके सबसे बड़े विलन थे जनरल फ्रैंको। पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड टुगेदर, ये दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपने कितनी बार सुना है, लेकिन सच तो यह है कि स्पोर्ट और खास करके फुटबॉल पॉलिटिक्स से कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है और सोसाइटीज आर पॉलिटिकल। एथलेटिक क्लब की कहानी में भी उनकी आइडेंटिटी में इस चीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। स्पेन का फ्रैंको डिक्टेटरशिप एरा बाकी लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज की तरह बास्क लैंग्वेज और कल्चर को भी सप्रेस किया जा रहा था। पब्लिक एक्सप्रेशन काफी रिस्की था, आप बास्क फ्लैग्स पब्लिक में दिखा नहीं सकते थे, आप बास्क लैंग्वेज पब्लिक में बोल नहीं सकते थे। यहाँ पे एथलेटिक क्लब ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एथलेटिक क्लब एक सिंबल बन गया। फ्रैंको के डिक्टेटरशिप एरा में जब मैचेस होते थे तो स्टेडियम के अंदर बास्क नेम्स, बास्क फ्लैग्स, बास्क चैंट्स और यहाँ तक कि बास्क सरनेम्स प्लेयर्स के शर्ट पे काफी कॉमन था। इस सप्रेशन के एरा में जहाँ पे लोगों को हर चीज में रोका जाता था, फुटबॉल एक सेफ स्पेस बन गया, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपनी बास्क आइडेंटिटी को खुल के रिवील कर सकते थे। और बिलबाओ शहर के अंदर एथलेटिक क्लब एक कल्चरल कॉर्नरस्टोन बन गया। एथलेटिक क्लब की आज बास्क ओनली आइडेंटिटी को मेंटेन करने के पीछे इस बुरे समय का भी बहुत बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम इसकी पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री चैनल नहीं है, फुटबॉल चैनल है, बट यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है। और इस बुरे वक्त की वजह से क्लब और रीजन के बीच में जो रिश्ता था वो इमोशनल से ज्यादा एग्जिस्टेंशियल बन गया। जब एथलेटिक क्लब हारता था तो ऐसा लगता था कि बिलबाओ का पूरा शहर हार गया हो, लेकिन जब एथलेटिक क्लब जीतता था तो पूरा शहर ऐसे खुश होता था मानो
उनको उनकी आजादी वापस मिल गई हो। एथलेटिक क्लब की फिलॉसफी सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज नहीं है, वो उनके प्लेयर्स के थ्रू एग्जिस्ट करती है। और हर जनरेशन में कुछ ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो क्लब की रूल बुक से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो रूल को ह्यूमन बना देते हैं। और यहाँ पे जहां तक प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करना जरूरी है टेल्मो ज़ारा की। टेल्मो ज़ारा स्पेन के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन वो स्ट्राइकर से ज्यादा बढ़ के भी कुछ थे। वो थे एक प्रोटोटाइप, इंडस्ट्रियल बिल्बाओ का स्ट्राइकर, स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट, अनअपोलोजेटिक। 1940s और 50s में जब स्पेन का फुटबॉल ग्लैमर से दूर था, ज़ारा गोल्स ऐसे मार रहे थे जैसे फैक्ट्री लाइन पे काम कर रहे हो। नो ड्रामा, नो थिएट्रिक्स, जस्ट प्योर आउटपुट। ज़ारा का रिकॉर्ड डेकेड्स तक स्पेन के स्ट्राइकर्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड था और लोग प्राउडली कहते थे मेड इन बिल्बाओ। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ज़ारा सिर्फ एथलेटिक क्लब के लिए खेले, बस एक क्लब। कोई जायंट ट्रांसफर का सपना नहीं, कोई गैलेक्टिको बनने का हंगर नहीं। उस एरा के लिए ये चीज नॉर्मल लग सकती है, लेकिन अगर हम इस चीज को रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो एथलेटिक क्लब के डीएनए का ये ब्लूप्रिंट था। फिर आते हैं 1990s में और बात करते हैं जूलियन गरेरो की। पोस्ट डिक्टेटरशिप स्पेन फुटबॉल काफी कमर्शियल बन चुका है और बीच में वन बास्क बॉय जो मिडफील्ड से फुटबॉल को पोएट्री में कन्वर्ट कर देता है। गरेरो टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर थे, एलिगेंट ऑन द बॉल एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन। अगर स्पेन के विद इन और बाहर के क्लब्स की बात की जाए तो उनके लिए भी प्राइम टारगेट थे गरेरो। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने उनको ट्रांसफर ऑफर्स भी दिए, लेकिन गरेरो ने डिसाइड किया आई बिलोंग हियर। इस डिसीजन ने गरेरो को कोई ग्लोबल सुपरस्टारडम नहीं दिया। कई लोग शायद आज गरेरो के बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर लोकल लोगों की बात की जाए तो गरेरो उनके लिए इमोर्टल है और उनकी नजरों में रियल मैड्रिड या बार्सिलोना में स्टार बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लोकल क्लब के लिए लॉयल्टी दिखाना। और वहां से अगर मॉडर्न फुटबॉलर्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी अदुरिज की। अदुरिज की कहानी एथलेटिक बिल्बाओ की फिलॉसफी का मॉडर्न वर्जन है। वो कोई प्रोडिजी नहीं थे, कोई वंडर किड नहीं थे, वो एक जर्नीमैन थे। वो एथलेटिक क्लब छोड़ के भी गए, डिफरेंट क्लब्स, अप्स एंड डाउन्स, लोन्स, डाउट्स, ये सारा कुछ अदुरिज के करियर में काफी ज्यादा था। लेकिन अपने लेट 20s में अदुरिज डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाएंगे बिल्बाओ और एथलेटिक क्लब को फिर से ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे सडनली वो एक्सप्लोड करते हैं और अपने आप को स्पेनिश फुटबॉल के एक कल्ट हीरो के स्टेटस में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे सुनने में काफी फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन अदुरिज के केस में ये बिल्कुल सही है कि कई बार आपको घर वापस आना पड़ता है अपने आप को वापस ढूंढने के लिए। वो एक ऐसे स्ट्राइकर बने जो अपने प्राइम में अपने 30s में आए। अगर सोच के देखा जाए तो ये लॉजिक मॉडर्न फुटबॉल को कंप्लीटली डिफाई करता है, लेकिन शायद इसलिए एथलेटिक क्लब की फिलॉसफी के साथ कंप्लीटली मैच करता है। और मॉडर्न फुटबॉल में अगर कुछ और प्लेयर्स की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है और वो है इकर मुनियाइन। इकर मुनियाइन, द बॉय फ्रॉम लिजामा, टीनेज डेब्यू, कैप्टेंसी, इंजरीज, कमबैक्स। इकर मुनियाइन कभी भी लीग के टॉप 10 प्लेयर्स में शायद काउंट नहीं होंगे, लेकिन मॉडर्न एरा में एथलेटिक क्लब के लिए वो उनके फेस ऑफ द क्लब थे और कई मामलों में वो एक ब्रिज की तरह बने ओल्ड एथलेटिक क्लब और न्यू एथलेटिक क्लब के आइडेंटिटी के बीच में। फिर आते हैं एंडर हेरेरा, एक और लिजामा ग्रेजुएट। एथलेटिक क्लब के लिए एक ब्रेकआउट सीजन होता है और उनके बाद उनको मिलता है एक बड़ा मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड, पीएसजी ऐसे क्लब्स के लिए खेलने के बाद वो वापस आते हैं एथलेटिक क्लब और जहां पे उनको मिलता है लेस मनी, लेस स्पॉटलाइट, बट शायद मोर मीनिंग। हेरेरा का रिटर्न एक मैसेज भी था कि एथलेटिक क्लब सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन नहीं है, ये उन प्लेयर्स का होम बेस है। निको विलियम्स एंड इनाकी विलियम्स, इमिग्रेंट्स के बच्चे, एथलेटिक बिल्बाओ की नई पहचान। लेकिन जहां तक उनके गेम की बात की जाए तो स्पीड, डायरेक्टनेस, फियरलेसनेस। इनाकी विलियम्स तो एक सिंबल बन गए। घाना से आए हुए लोगों का बेटा बिल्बाओ में बड़ा हुआ और लिजामा में ट्रेन हुआ और ये परफेक्ट एग्जांपल था कि एथलेटिक की बास्क आइडेंटिटी रेस या नेशनैलिटी के बारे में नहीं है। इनाकी विलियम्स ने एथलेटिक क्लब के लिए बहुत ज्यादा फुटबॉल खेली है, नेवर हिडन, नेवर हाफ हार्टेड। और उनके भाई निको विलियम्स नए एथलेटिक बिल्बाओ के पोस्टर बॉय हैं। यूरोपियन जायंट्स उनके सिग्नेचर के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने होम क्लब को नहीं छोड़ा है। और ये एथलेटिक क्लब के लिए कोई नई चीज नहीं है, नियरली हर साल उनके साथ होता है और ये मॉडर्न फुटबॉल में नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये अनोमली है। और यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स की बात की जाए तो आयमेरिक लपोर्ट की बात करना भी जरूरी है। लिजामा में ट्रेन हुए, अर्ली एज में उनको एक ब्रेक थ्रू मिलता है और उनको ट्रांसफर मिलता है टू मैनचेस्टर सिटी। इस मूव की वजह से काफी फैंस डिसअपॉइंटेड तो जरूर थे, लेकिन इसने एक और चीज दिखाई कि अगर तुम टैलेंटेड हो और अगर आप अपना फुटबॉल एथलेटिक क्लब के बाहर भी खेलना चाहते हो तो क्लब आपको रोकेगा नहीं। क्लब जेल नहीं है, क्लब लॉन्च पैड भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि तुम लॉन्च होने से पहले घर के लिए कुछ करते हो। उनाई सिमोन, गोलकीपर, फुटबॉल का सबसे थैंकलेस पोजीशन। चाहे हाई प्रेशर गेम्स हो या बड़े यूरोपियन नाइट्स पे कई बार पेनल्टी शूटआउट्स, उनाई सिमोन हर सिचुएशन में पास हो या फेल हो वो बिल्बाओ शहर की आइडेंटिटी को कंप्लीटली
नीटली रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस, कोई सर्कस नहीं, कोई सुपरस्टार बिहेवियर नहीं, और ये क्वालिटी एथलेटिक क्लब के प्लेयर्स में शुरू से कूट कूट के भरी जाती है। और जहां तक अप एंड कमिंग न्यूअर वेव के प्लेयर्स की बात की जाए तो वहां पे भी सैंचेट, डैनी विवियन, आइटर परेडेस, ये और काफी और भी प्लेयर्स एथलेटिक क्लब से अप एंड कमिंग है। डिफरेंट पोजीशंस, सेम ओरिजिन, लिजामा। इन सारे प्लेयर्स को एक चीज जोड़ती है, इनकी किसी की भी स्टोरी फ्लैशी नहीं है, कई लोगों की स्टोरी लीनियर भी नहीं है, लेकिन ये सारी स्टोरीज काफी ज्यादा ह्यूमन है। एथलेटिक क्लब के आइकॉन्स बैलन डोर रेसेस में कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन उनके आइकॉन्स बिलबाओ शहर के लिए इमोशनल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। हर जनरेशन में कोई ना कोई एक प्लेयर होता है जो ये मैसेज कैरी करता है कि आई एम वन ऑफ यू। और जब आप सैन मैमेस में बैठ के ही फुटबॉल का मैच देख रहे होते हो तो आप सिर्फ फुटबॉल नहीं देख रहे होते हो, वहां के लोकल लोगों की नजरों से देखा जाए तो आप अपनी कम्युनिटी को ही पिच पे अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ते हुए देख रहे हो। इसलिए एथलेटिक क्लब के आइकन्स जब रिटायर भी होते हैं तो वो सिर्फ शर्ट उतारते हैं, लेकिन एथलेटिक क्लब की कहानी में हमेशा जिंदा रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ इमोशनल है, सक्सेस भी एथलेटिक क्लब की कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एथलेटिक क्लब स्पेन के उन गिनती के क्लब्स में से हैं जो ला लीगा से कभी रेलीगेट नहीं हुए। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिक क्लब, बस दैट्स इट, दैट इज द लिस्ट। और 2024 में एथलेटिक क्लब ने कोपा डेल रे जीत के अपना 40 साल का ट्रॉफी ड्रॉट खत्म किया। मायोर्का के अगेंस्ट पेनल्टी शूटआउट में एथलेटिक क्लब ये मैच जीतती है, और पेनल्टी शूटआउट में जब एलेक्स बेरेंगर विनिंग पेनल्टी स्कोर करते हैं तो सैन मैमेस का जो माहौल था वो देखने लायक था, और एक लंबे समय के बाद एक पूरे शहर को एक वैलिडिटी मिल गई थी कि ये मॉडल काम करता है। और जहां तक सक्सेस की बात की जाए तो एथलेटिक क्लब की कहानी कई बार फिलोसॉफिकल लेंस के थ्रू बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग निकलती है। लोग सोच लेते हैं कि फिलॉसफी तो अच्छी है, लेकिन शायद ये सर्वाइवल के लिए है, सक्सेस के लिए नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। एथलेटिक क्लब सिर्फ एक आइडियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एथलेटिक क्लब हिस्टोरिकली एक विनिंग क्लब रहा है। स्पेनिश फुटबॉल के शुरुआती डेकेड्स में एथलेटिक क्लब एक डोमिनेंट पावर था। लीग टाइटल्स, मल्टीपल कोपा डेल रे ट्रॉफीज और डोमेस्टिक डबल सीजंस, ये सब कुछ एथलेटिक क्लब ने काफी रेगुलरली अचीव किया। ये क्लब उन गिनती के स्पेनिश इंस्टीट्यूशंस में है जिन्होंने स्पेनिश फुटबॉल की फाउंडेशन तैयार की। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के साथ साथ एथलेटिक क्लब वो नाम है जो स्पेनिश फुटबॉल के डीएनए में लिखा हुआ है, और ये सब कुछ बिना अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को तोड़े हुआ है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथलेटिक क्लब ने जो भी अचीव किया है वो सिर्फ अपने लोकल टैलेंट के साथ अचीव किया है। एथलेटिक बिलबाओ, जहां तक ट्रॉफीज की बात की जाए, स्पेन की थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है। 8 ला लीगा टाइटल्स, 24 कोपा डेल रे टाइटल्स, 3 सुपर कोपा दे स्पाना और 1 कोपा इवा दुवार्ते के साथ एथलेटिक बिलबाओ ने जीते हैं टोटल 36 ट्रॉफीज, और स्पेन की थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब है ये। और ये सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है, एथलेटिक क्लब ने ट्रॉफीज तब भी जीती जब उनके आसपास के सारे क्लब्स नेशनल और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कर रहे थे। एथलेटिक बिलबाओ हर एरा में चैंपियन नहीं बने रहे, लेकिन वो कभी इररेलेवेंट भी नहीं बने। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्लब ला लीगा के शुरू होने से लेकर आज तक कभी भी रेलीगेट नहीं हुआ। डेकेड्स चेंज हो गए, फुटबॉल चेंज हो गया, मनी काफी एक्सप्लोड कर गया, लेकिन एथलेटिक क्लब वहीं रहा, स्टेबल, प्रेजेंट, कंपेटिटिव। कभी टाइटल कंटेंडर्स, कभी कप स्पेशलिस्ट और कभी यूरोपियन क्वालिफिकेशन फाइटर्स, लेकिन एक्सटिंक्ट कभी भी नहीं। ये कंसिस्टेंसी एक्सीडेंटल नहीं है, ये रिवॉर्ड है एक कोहेरेंट आइडेंटिटी का। जब एक क्लब बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो कौन है तो वो पैनिक डिसीजंस नहीं करते। एथलेटिक क्लब का सक्सेस कभी ज्यादा फ्लैशी नहीं रहता, उनके सेलिब्रेशंस कभी ओवर द टॉप लाउड नहीं होते, लेकिन वो जो भी सक्सेस अचीव करते हैं वो हार्ड अर्न्ड सक्सेस होती है, स्लो, पेशेंट एंड 100% अर्न्ड सक्सेसेस, और शायद इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल भी। एथलेटिक का ट्रॉफी कैबिनेट शायद सबसे बड़ा नहीं हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ट्रॉफी ये है कि 100 साल बाद भी ये क्लब अपनी आइडेंटिटी पे जमा हुआ है। लेकिन जहां तक मॉडर्न फुटबॉल की बात की जाए तो बाकी क्लब्स की तरह एथलेटिक क्लब के सामने भी काफी ज्यादा बड़े सवाल हैं। प्रॉब्लम काफी ऑब्वियस है, मार्केट लिमिटेड है और रिच क्लब्स बास्क मार्केट को रेगुलरली टैप करते हैं। एजेंट्स जो फुटबॉल में इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं वो प्लेयर्स के ऊपर, क्लब के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं। एथलेटिक क्लब को अक्सर अपने प्रीमियम प्लेयर्स को रखने के लिए एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, और कभी कभी ना चाहते हुए भी उनको अपने प्लेयर्स सेल करने पड़ते हैं। और इसका मतलब सिंपल सा है, एथलेटिक क्लब का रिक्रूटमेंट हैज टू बी 100% परफेक्ट।
और रिक्रूटमेंट के साथ साथ एथलेटिक को चाहिए परफेक्ट मैनेजमेंट, परफेक्ट स्काउटिंग और परफेक्ट यूथ डेवलपमेंट। गलतियों का मार्जिन बहुत ही छोटा है एथलेटिक क्लब में। ये क्लब हार्ड मोड पे फुटबॉल खेल रहा है और ये फिलॉसफी सिर्फ उनके मेंस टीम तक लिमिटेड नहीं है। एथलेटिक क्लब की विमेंस टीम भी सेम फिलॉसफी पे ही बनी हुई है और कम्युनिटी से सपोर्ट भी उनको बहुत ही अच्छा मिलता है। एथलेटिक विमेन टीम की आप अटेंडेंस अगर कभी चेक करो तो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। लोकल फोकस जो कि उनकी पहचान है और कम्युनिटी भी काफी जोर शोर से टीम को सपोर्ट करती है और ये प्रूव करता है कि एथलेटिक क्लब का मॉडल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्लब स्पेसिफिक है। और जहां तक मॉडर्न फुटबॉल की बात की जाए तो एथलेटिक क्लब के सामने सवाल ये नहीं है कि रूल रखें या तोड़ दें, वो कभी बेंड नहीं करेंगे। उनके सामने सिंपल सा सवाल है, रूल्स को मॉडर्न कैसे बनाएं। और इसका जवाब भी एथलेटिक क्लब ने विद इन द क्लब ही ढूंढना शुरू किया है। बेटर स्पोर्ट्स साइंस, बेटर एनालिटिक्स और बेटर बास्क स्काउटिंग नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। एथलेटिक क्लब ने डिसाइड किया है कि टूल्स मॉडर्न हो सकते हैं लेकिन वैल्यूज आज भी वही रहेंगी। एथलेटिक क्लब परफेक्ट नहीं है, कभी कभी ये क्लब सफर करता है, कभी कभी मिड टेबल फिनिशेस भी होती हैं, कभी कभी यूरोप मिस होता है और कई बार यूरोप में आने के बाद भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ती हैं। लेकिन एथलेटिक क्लब मॉडर्न फुटबॉल से एक सवाल पूछता है, क्या फुटबॉल सिर्फ बिजनेस है या फुटबॉल कम्युनिटी है? और जहां तक फिलॉसफी की बात की जाए तो एथलेटिको की तरफ से जवाब काफी सिंपल है। फुटबॉल हमेशा याद रखता है तुम कौन हो। अगर आप सैन मामेस में खड़े होकर एक मैच देख रहे हो और 50,000 फैंस के साथ साथ पिच के 11 प्लेयर्स भी एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो आप समझ जाते हो कि यह क्लब सिर्फ ट्रॉफीज जीतने के लिए जिंदा नहीं है, यह क्लब बिलबाओ और अपनी पहचान को बचाने के लिए जिंदा है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एथलेटिक बिलबाओ। आपको अगर इस तरह की फुटबॉलिंग स्टोरीज पसंद हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इस तरह की स्टोरीज नॉट जस्ट अबाउट वन क्लब, हम ओवरऑल फुटबॉल के बारे में इस तरह की स्टोरीज और भी बताना चाहते हैं। एंड योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग टू अस। आपको हमको सपोर्ट करने के लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक कॉमेंट छोड़ना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, वी विल सी यू वेरी वेरी सून, बट अंटिल देन कीप वॉचिंग मैनेस इन द मॉन्क एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।